नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व हमने पद परिचय के बारे में जाना था, तो आज हम पद परिचय के बारे में और एक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पद परिचय के बारे में हमने आपको बताया था कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय का सामान्य जो अर्थ ये होता है कि किसी पद की कारक, काल, लिंग संबंधी विस्तार से जो जानकारी जाना। तो जो पद परिचय थे उससे दो भेद हमने बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में जो चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने इससे पूर्व में अध्ययन किया था। आज हम विकारी शब्द का जो तीसरा भेद है, विशेषण शब्द, विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। या विशेषण, तो विशेषण क्या होता है या विशेषण की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो विशेषण की परिभाषा ये है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण है जो कहते हैं। अब विशेषण से मतलब क्या है कि जैसे स्वच्छ जल, तो ये जो शब्द है आपके जल, यह एक संज्ञा शब्द है। अब जल कैसा है कि भाई स्वच्छ है, तो ये जो स्वच्छ है यह है जो आपके विशेषण है। अब जैसे दूसरा है ये कि तुम मूर्ख हो, तो ये जो शब्द है आपके तुम, यह एक सर्वनाम है और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति है वो क्या है, मूर्ख है या होशियार है। तो इस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेषण के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी जो विशेषण होते हैं वे मूल रूप से हैं जो आपके चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो विशेषण होता है वो होता है आपके गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रूप, रंग, आकार, दशा आदि के संबंध में जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण है जो कहलाते हैं। अब कैसे, जैसे अच्छा छात्र, यानी छात्र कैसा है कि भाई अच्छा है, बदमाश है, होशियार है, तो ये छात्र की गुण संबंधी विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो अच्छा शब्द है वह गुणवाचक की श्रेणी में आता है। उसके बाद जैसे आपके काला सांप है, फिर जैसे लंबा आदमी है या जैसे बीमार आदमी है। तो इस प्रकार से जो गुण संबंधी है, रूप संबंधी है, इस प्रकार से आकार जैसा इस संबंधी जो विशेषता बताई जाती है तो वे विशेषण शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में जो आते हैं। अब इसी का जो दूसरा भेद है वो है आपके संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें कोई भी विशेषता बताई जाती है वो निश्चित के संबंध में बताई जाती है। जैसे ये दे रखा है कि दो आम, यानी जो आम कितने हैं कि दो है, निश्चित है। जैसे पांचवा मकान, तो ये क्या है, एकदम संख्या है जो पहले से निश्चित है। तो ये हो गया आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें क्या होता है कि जो संख्या होती है वह निश्चित नहीं होती है। यानी जैसे कुछ छात्र, अब कुछ छात्र में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं। जैसे कई लोग, तो ये जो शब्द होते हैं वो होते हैं अनिश्चित, यानी जिसकी संख्या जो निश्चितता नहीं होती है। अब सर्वनाम में जो विशेषण में जो तीसरा भेद है वो है आपके परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है जब कोई भी मात्रा, माप, तोल इस संबंधी विशेषता बताना। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप या तोल संबंधी हैं विशेषता जो बताते हैं। जैसे अब इसमें भी जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण में दो भेद होते हैं, निश्चय और अनिश्चित, तो इसी प्रकार से इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो दो भेद होते हैं। जैसे इसमें देखा है घोड़ा पानी, जैसे 5 किलो आम, 2 लीटर तेल, तो जिसमें माप या जो मात्राएं वो निश्चित होती हैं वो तो आपके होता है निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें निश्चित नहीं होती हैं वो होता है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसी का जो चौथा और अंतिम जो भेद है वो है आपके संकेतवाचक विशेषण। इस विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। अब
जिस प्रकार से इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण, उसी प्रकार से इसकी परिभाषा होती है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा संबंधी शब्दों की विशेषता बताते हैं या संज्ञा संबंधी शब्दों की ओर संकेत करके उसकी विशेषता बताते हैं, तो वे जो शब्द होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के नाम से हैं जो जाने जाते हैं। अब जैसे इनके उदाहरण देते हैं, जैसे यह छात्र। अब जैसे यह जो शब्द हैं वैसे तो ये सर्वनाम है और छात्र जो शब्द हैं वो है आपके संज्ञा, लेकिन क्या होता है कि जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ये तो आपके संज्ञा शब्द हैं, लेकिन यह है जो आपके यहाँ पर विशेषता बता रहा है, तो ये आपके क्या हो गया, विशेषण। उसी प्रकार से वह पक्षी, तो ये भी आपके क्या हो गया, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद जैसे आपके वे लोग, तो इस प्रकार से वे सर्वनाम शब्द जो कभी किसी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं तो वे शब्द हैं जो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। अब इसी प्रकार से विकारी शब्द का जो चौथा भेद था क्रिया, ये क्रिया है, उससे पहले हम विशेषण के अंदर कुछ और जो बिंदु होते हैं उनके बारे में जानते हैं। यानी जैसे विशेषण के 4 भेद के अलावा एक शब्द होता है आपके विशेष्य। अब विशेष्य का मतलब क्या होता है, यानी विशेष्य वे शब्द होते हैं, यानी वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषण शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द तो आपके होते हैं विशेष्य, और विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे कहलाते हैं विशेषण। अब इनकी पहचान कैसे होती है, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है होनहार छात्र। अब इसमें जैसे विशेषता किसकी बताई जा रही है, छात्र की बताई जा रही है, और विशेषण कौन है, होनहार। तो ये शब्द तो आपके हो जाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी ये जो संज्ञा शब्द हैं ये हो गया आपके विशेष्य। तो इस प्रकार से विशेष्य की परिभाषा क्या हो जाती है कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता है जो बताई जाती है, तो वो होता है आपके विशेष्य। अब विशेष्य के बाद में आपका आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है, प्र का मतलब होता है किसी शब्द के आगे या पूर्व में जुड़ना, यानी वे विशेषण शब्द जो विशेषण से पूर्व में जुड़कर विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, या फिर जैसे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। अब जैसे ये हो गया आपके सुंदर स्त्री। तो पहले ये यही था भाई सुंदर स्त्री, स्त्री कैसी है कि सुंदर है, लेकिन इसके आगे हमने ये शब्द जोड़ दिया बहुत सुंदर स्त्री। तो जैसे ये शब्द तो हो गया आपके विशेष्य, ये हो गया आपके विशेषण, और इसकी भी ये विशेषता बता रहा है, तो ये जो शब्द है ये हो जाता है आपके प्रविशेषण। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे तो कहलाते हैं प्रविशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द कहलाते हैं आपके विशेष्य। अब आपके विकारी शब्द का जो चौथा और अंतिम जो भेद है वो है आपके क्रिया। क्रिया से क्या मतलब है, क्रिया से मतलब है वे शब्द जो किसी कार्य का होना बताते हैं या किसी कार्य का पूर्ण होने के बारे में है जो हमें जानकारी देते हैं, तो वे जो शब्द होते हैं वे हैं जो क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया जैसे मुख्य जैसे होती है, जैसे पढ़ना, रोना, सोना, खाना, पीना, उठना, इस प्रकार से बहुत सारी हैं जो क्रियाएँ होती हैं। अब क्रिया के मुख्य जैसे 2 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है आपके सकर्मक क्रिया। अब इसमें जैसे आपके शब्द मतलब नाम है आपके सकर्मक, यानी कर्म के साथ में, तो इसी हिसाब से इसकी परिभाषा हो जाती है कि जिस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है, तो वो पे जो है आपकी सकर्मक क्रिया जो होती हैं। अब कैसे, जैसे ये वाक्य जिनका है गौरव खाना खाता है, तो इसमें जैसे ये जो आपके गौरव हैं वो हो गया आपके कर्ता। अब ये है आपके क्या है कर्म, और ये क्या हो गया क्रिया। यानी गौरव क्या कर रहा है कि भाई खाना खा रहा है, तो इसका जो क्रिया का प्रभाव है वो गौरव के ऊपर ना पड़ के कर्म के ऊपर है जो पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी आपके सकर्मक क्रिया। उसके बाद जैसे इसमें दे रखा है कि वह खेल रहा है, तो इसमें इस टेबल आपके पास में 2 शब्द लिखे दे रहे हैं,
ये तो ये आपके हो गया कर्ता और ये आपकी हो गई क्रिया। अब इसमें कर्म नहीं है, फिर भी ये शब्द हैं या जो ये वाक्य है वो सक्रामक क्रिया के रूप में जाना जाता है। अब कैसे जाना जाता है? क्योंकि जैसे वह खेल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह कुछ भी यानी कोई भी जो गेम है, खेल है, वो खेल रहा है तो आप अपने मन से जैसे यहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट यानी कुछ भी खेल का नाम है जो जोड़ सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके जो सक्रामक क्रिया है जो हो जाती है। अब क्रिया का जो दूसरा भेद होता है वो होता है आपके अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है अभाव, यानी जिस वाक्य में कर्म का अभाव होता है, या जैसे इसकी जो परिभाषा होती है कि भाई जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है या कर्ता पर ही पड़ता है, तो वह क्रिया है जो अकर्मक क्रिया के नाम से है जो जानी जाती है। अब जैसे राधा सोती है तो इसमें क्रिया और कर्ता दो ही हैं, कर्म नहीं है और न ही कर्म इसके बीच में है जो आ सकता है। तो यहाँ पर आपके सक्रामक क्रिया होती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो ये भी आपके क्या है? आक्रामक क्रिया है। तो इस प्रकार से राधा सोती है और पक्षी उड़ रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में जो आपके आक्रामक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है। अब जैसे क्रिया की पहचान कैसे होती है, यानी जैसे कैसे मालूम होता है कि भाई इस वाक्य में सक्रामक क्रिया है और इस वाक्य में जो आक्रामक क्रिया है। तो क्रिया की पहचान करने के लिए सबसे पहला और सीधा साधा जो एक नियम है, नियम यह होता है कि भाई जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म होता है तो वो आपके सक्रामक होती है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो होगी आपके आक्रामक। इसके अलावा भी एक इसकी जांच करने का नियम ये होता है कि आप क्रिया से पूर्व मतलब एक क्या शब्द लगा के एक प्रश्न करना है। अगर आपको कुछ आंसर यानी कुछ उत्तर आ जाता है तब आपके सक्रामक क्रिया है, और कुछ उत्तर नहीं आता है तो आपके आक्रामक क्रिया है। जैसे हम प्रश्न बनाते हैं कि भाई गौरव खाना खाता है, तो हम क्रिया से पूर्व यानी यहाँ पर वो शब्द जोड़ते हैं, गौरव क्या खाता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? खाना। क्या आएगा? खाना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? सक्रामक क्रिया। अब जैसे ये वाक्य है वह खेल रहा है, तो हम प्रश्न क्या बनेगा? वह क्या खेल रहा है, तो उत्तर में कुछ आएगा जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ उत्तर है जो आ रहा है। जैसे ये वाक्य है राधा सोती हैं, तो हम इसका प्रश्न क्या बनाएगा? राधा क्या सोती हैं, तो इसमें कुछ उत्तर है जो आने वाला नहीं है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो इसका भी कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। तो जिस वाक्य में कोई भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है वो होती है आपके आक्रामक क्रिया। अब हम क्रिया के बाद में आगे हमें जो काल यानी समय के बारे में जो इसकी जानकारी लेके हैं। अब काल की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के पूर्ण होने या क्रिया के पूर्ण होने की हमें जिस प्रकार से जो जानकारी होती है, तो उस पूर्ण होने के समय को हमें जो काल है जो कहते हैं। सबसे पहले जैसे आपके वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब क्या होता है कि वह समय जिस समय हम कार्य जो अभी जो समय चल रहा है वो है आपके वर्तमान काल। तो जैसे इसमें लिखा है जो क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हो रही है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ यानी जो कार्य निरंतर है जो जारी है। छात्र खेल रहे हैं यानी अभी भी वो है जो खेल रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गया? वर्तमान काल। उसके बाद जैसे दूसरा है आपके भूतकाल। इसका मतलब क्या होता है? जो क्रिया पहले समय में पूर्ण हो चुकी है, यानी ऐसी क्रिया जो पहले पूरी है जो हो चुकी है। जैसे राम सो चुका था, यानी राम पहले ही है जो सो चुका है। मोहन जोधपुर गया था, यानी जैसे आप इसको इससे ऐसे भी बोल सकते हैं मोहन कल जोधपुर गया था, यानी वो कार्य है जो अभी से पहले है जो पूरा हो गया है। अब इसका जो तीसरा है आपके भविष्यत काल। जो क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, यानी न तो क्रिया पूर्ण हो चुकी है न अभी हो रही है, यानी बाद में आने वाले में पूरी होगी। जैसे शायद कल वर्षा होगी, है ना। उसके बाद जैसे आपके सोनू पत्र लिखेगी, यानी ऐसा कार्य जो आने वाले समय में पूर्ण होगा वो आपके क्रिया यानी वो समय या जो आपके भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। अब उसके बारे में हम जानते हैं
यानी लिंग के बारे में। यह क्या होता है कि हिंदी के अंदर जिन शब्दों के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, जिनसे वे आपके क्या होते हैं, लिंग होते हैं। हिंदी के अंदर मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, वे शब्द, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का या जो बोध होता है, यानी जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, वे आपके क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिनसे हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वे आपके हो जाते हैं स्त्रीलिंग। अब जैसे इसमें बालक, बालक क्या है, एक पुरुष जाति है, तो बालक आपके पुल्लिंग हो गया। पर्वत, बाघ, ये आपके है जो आपके पुरुष जाति की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे शेरनी, छात्रा, गाय, ये आपके क्या हो गए, स्त्रीलिंग। अब जैसे इससे भी कुछ निश्चित नियम नहीं होते हैं कि भाई कोई शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो इसकी भी एक जांच करने का नियम होता है। यानी जैसे हम इसकी पहचान है जो कैसे रखते हैं, तो इसके बारे में हम एक जैसे मतलब किसी भी शब्द के बारे में हमें ये जानना होता है कि भाई ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो हम एक सीधा सा सिंपल सा एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य के अंदर सबसे अंत में स्त्री से संबंधित कुछ क्रियाएं आ रही हैं तो वो आपके स्त्री जाति का होता है, और पुरुष संबंधी आ रही है तो आपके वो है जो पुल्लिंग में होता है। जैसे हम वाक्य बनाते हैं कि भाई बगीचा सुंदर है, तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे पेंसिल छोटी है, तो इसके पीछे जो आपकी ई की मात्रा आ रही है यहाँ पर, तो ये पेंसिल आपके क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते पेंसिल छोटा है, हिंदी के हिसाब से आपके क्या हो जाएगा, जैसे पेन होता तो पेन में आप ऐसे बोलेंगे पेन छोटा है, पेन छोटी है, तो इस प्रकार से ये अशुद्ध वाक्य है जो हो जाता है। तो किसी के भी लिंग में जैसे आपके पुरुष या स्त्री जाति की जानकारी देने के लिए या उसका हमें ये मालूम करने के लिए हमें जो उसका एक वाक्य बनाते हैं, और वाक्य के पीछे जो शब्द आते हैं, अगर जैसे आपके आ की मात्रा आ रही है तब तो आपके वो क्या है, पुल्लिंग की श्रेणी में आ रहा है, और जैसे ई की मात्रा आ रही है तो वो आपके हैं जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से पद परिचय के अंदर जो आपके विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द में जैसे विशेषण और क्रिया ये हो जाते हैं। उसके बाद जैसे आपके काल है और ये लिंग इसके बारे में, और इससे अलावा जो अन्य कुछ जैसे आपके अविकारी शब्द हैं, इनकी जानकारी हमें जो अगले आने वाले वीडियो में